हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो नंबर 18 लेकर के आए हैं और इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं उत्सर्जन की। इससे पहले अपन ने 3 पॉइंट पूरे कर लिए। पहला पोषण वाला था जिसके अंदर अपन ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है। दूसरा आपका श्वसन वाला था जिसके अंदर श्वसन तंत्र पढ़ लिया है। तीसरा आपका परिसंचरण तंत्र का था जिसमें अपन ने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा है। और आज का अपना जो बिंदु है वो क्या है? उत्सर्जन है। और इस उत्सर्जन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ये जान लेते कि उत्सर्जन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें अपन देखे हैं पहले। तो देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से, प्रत्येक बात को देखिए। शरीर के अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं चलती है। क्या चलती है? उपापचयी क्रियाएं। ठीक है। उपापचयी क्रियाओं का मतलब यह है कि शरीर के अंदर चलने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया। शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं उनके अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक क्रिया तो होती है जिसके अंदर बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसे आपने पाचन की क्रिया पढ़ी थी तो उसमें जो बड़े कण थे उनको छोटे कणों के अंदर क्या किया गया था? तोड़ा गया था। तो एक क्रिया तो कुछ इस तरीके की होती है जिसमें बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों के अंदर क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। और जो दूसरी क्रिया होती है उसके अंदर क्या किया जाता है कि छोटे पदार्थों से वापस बड़े पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जैसे छोटी आंत्र के अंदर ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है और उस ग्लूकोज से शरीर ऊर्जा का उत्पादन करता है। लेकिन यदि कुछ मात्रा में ऊर्जा बच जाती है तो उस ग्लूकोज को क्या करता है? शरीर वापस ग्लाइकोजन बनाता है। उसे बड़ा अणु होता है ग्लाइकोजन, उसको बना करके शरीर के अंदर क्या कर लेता है? संचित कर लेता है। तो इसी तरीके से शरीर के अंदर छोटे पदार्थों को बड़े पदार्थों में बदलने की क्रिया और बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में बदलने की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सारी क्या कहलाती है? उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो शरीर के अंदर इस तरीके की बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं चलती रहती है। तो ये जो उपापचयी क्रियाएं शरीर के अंदर चल रही है, इन उपापचयी क्रियाओं के अंदर कई पदार्थ ऐसे बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। तो देखिए पहली चीज हमारे सामने आ गई है कि शरीर में चलने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान शरीर में कई पदार्थ ऐसे बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं ऐसे पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो आपके सामने पहली चीज निकल करके आई कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। तो अपन ने क्या कह दिया कि शरीर में चलने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान कई पदार्थ ऐसे बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? अपशिष्ट पदार्थ बोला जाता है। शरीर के अंदर ये पदार्थ बने हैं जो शरीर के लिए ही हानिकारक है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे। अब देखिए ये अपशिष्ट पदार्थ कैसे हैं? शरीर के लिए हानिकारक है।
हानिकारक है मतलब शरीर का कचरा है, तो शरीर क्या करना चाहेगा, इसको बाहर निकालना चाहेगा। क्यों निकालना चाहेगा? यदि इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो जितनी भी शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं चल रही है ये सब प्रभावित होने लग जाती है। और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि ये सारी उपापचय क्रियाएं जो है वो बंद हो जाए और शरीर की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला नहीं गया तो शरीर की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसी का नाम अपन देते हैं उत्सर्जन। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी अपनी, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। तो यहां पर परिभाषा आ गई उत्सर्जन की कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अब थोड़ा सा आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया हुई थी उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बना उस दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है उसे अपन बोलते हैं मल या अपचित भोजन। शरीर के अंदर जब पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया हुई थी तो उस दौरान भी अपशिष्ट पदार्थ बना था जिसे मल या अपचित भोजन बोला गया था। और इस मल या अपचित भोजन को क्या किया जाता है, गुदा या मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको कौन से अंग की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता, गुदा या मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी क्रिया अपन ने श्वसन पढ़ी है। तो श्वसन के दौरान भी जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो बनता है CO2। CO2 भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर का। तो इस अपशिष्ट पदार्थ को अपन क्या करते हैं, जो श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग या फिर आप फेफड़े भी बोल सकते हो क्योंकि फेफड़ों का ही सारा काम होता है इसके अंदर। तो श्वसन मार्ग या फेफड़ों के द्वारा इसको भी अपन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो पाचन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, मल या अपचित भोजन बनता है जिसको गुदा या मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार श्वसन की क्रिया के दौरान अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसको श्वसन मार्ग या फेफड़ों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ध्यान देना, हमारे शरीर के अंदर जब प्रोटीन का अपघटन होता है, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो उस दौरान हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग से एक तंत्र होता है जिसे अपन बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए शरीर में पाए जाने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं।
नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में पाए जाने वाले तंत्र को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यदि अपन उत्सर्जन तंत्र का अर्थ निकालें तो देखो उत्सर्जन तंत्र का अर्थ क्या निकलेगा? अब उत्सर्जन तंत्र का अर्थ, तो उत्सर्जन तंत्र का अर्थ निकलता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था, यही व्यवस्था क्या कहलाएगी? उत्सर्जन तंत्र कहलाएगी। अब देखिए जो अलग अलग जीव है वो अलग अलग प्रकार के जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होते हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग जीव जो होता है वो अलग अलग प्रकार के जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन करता है। तो इसमें पहला पदार्थ अपन पढ़ेंगे अमोनिया, दूसरा पदार्थ अपन पढ़ेंगे यूरिया और तीसरा पदार्थ अपन पढ़ेंगे यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साहब अमोनिया की। किसकी बात करते हैं? अमोनिया की। ठीक है, तो देखिए अमोनिया के रूप में जो जल का उत्सर्जन है वो करती है साहब अस्थिल मछलियां। अस्थिल मछलियां, इसके अलावा उभयचर। उभयचर का मतलब है कि जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक है तो वो उभयचर है एक प्रकार का। और इसके अलावा जलीय कीट, तो ये क्या करते हैं कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ध्यान देना, अब ऐसे कोई से भी जीव जो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक। क्या कहलाते हैं? वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जीव जो अमोनिया का नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। तो देखिए अमोनोटेलिक जंतुओं के जो उदाहरण हैं उसके अंदर आपके अस्थिल मछलियां आ जाएगी, उभयचर आ जाएंगे और जलीय कीट आ जाएंगे। तो यहां पर मैं 2 उदाहरण लिख देता हूं ऊपर से। एक तो मैं यहां लिख देता हूं उभयचर और दूसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं जलीय कीट। जलीय कीट, ठीक है। तो ये सब किसके उदाहरण है? अमोनोटेलिक जंतुओं के उदाहरण है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो अमोनिया होता है ये बहुत ही ज्यादा विषैला होता है, तो इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को वो ही जीव बाहर निकाल सकते हैं जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो, और जल केवल उन्हीं जीवों के पास में इतना उपलब्ध होगा जो कि जल के अंदर रहते हैं। तो जैसे अस्थिल मछलियां जल में रहने वाली मछलियां हैं, मीठे जल में रहने वाली मछलियां।
ठीक है। उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहता है, तो जल में रहेगा तो जल मिलेगा उसको, और जलीय कीट है। जलीय कीट के अंदर देखिए, जैसे आपने झींगा मछली का नाम सुना होगा, तो झींगा मछली वास्तव में मछली नहीं है, वो क्या है कि कीट है और जल के अंदर रहता है। तो वो क्या करेगा, अमोनिया के रूप में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, अमोनोटेलिक जीव हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है साहब यूरिया। यूरिया, तो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले में एक तो आते हैं स्तनधारी, स्तनधारी, और दूसरी आती है लवणीय मछलियां। लवणीय मछलियों की जगह आप समुद्री मछलियां भी लिख सकते हैं। समुद्र के अंदर जो जल होता है लवणीय प्रकृति का था, लवण उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में घुला होता है। देखो यहां पर जो अस्थिल मछलियों की बात अपन ने करी है, मीठे जल में रहने वाली मछलियां थी। यहां पर लवणीय मछलियों की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे जल में रहने वाली मछलियां जिसमें क्या घुले हुए, लवण घुले हुए हो, वो जल खारा हो। तो आप समुद्र के अंदर देखते हो, समुद्र में बहुत सारे लवण घुले होते हैं, वो खारा होता है। तो लवणीय मछलियां बोल दो या समुद्री मछलियां बोल दो। और स्तनधारी, मनुष्य भी स्तनधारी में ही आता है, यानी कि मनुष्य भी कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो देखिए ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो यूरिया को नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं वो कहलाएंगे यूरियोटेलिक जंतु। क्या कहलाएंगे वो, यूरियोटेलिक जंतु। तो यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जंतु जो यूरिया का नाइट्रोजनी अपशिष्ट, यूरिया का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं, यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं। अब इसमें अपन चाहें तो उदाहरण दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हो, स्तनधारी और लवणीय या समुद्री मछलियां। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्तनधारी, और दूसरा अपन लिख सकते हैं लवणीय मछलियां, लवणीय मछलियां। हाँ तो सुनिए अब ध्यान से, देखो जो यूरियोटेलिक जंतु है वास्तव में क्या होता है कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो जब प्रोटीन का अपघटन करेगी तो पहले तो वो अमोनिया ही बनाती है। कोशिकाएं क्या करती है, अमोनिया बनाती है, पहले क्या बना लेती है, अमोनिया। ठीक है। अब ये अमोनिया जो होता है, ये जो जीव है इनके यकृत में पहुंचाया जाता है। किसमें पहुंचाया जाता है, यकृत में पहुंचाया जाता है। और यकृत क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस अमोनिया को क्या कर देता है, वो यूरिया के अंदर बदल देता है। तो अमोनिया तो क्या है कि ज्यादा विषैला होता है, लेकिन यकृत इसको कम विषैले पदार्थ यूरिया के अंदर बदल देता है। और जैसे ये यूरिया में बदल जाता है तो इसको उत्सर्जित करने के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। अमोनिया की तुलना में यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसके बाद में अपन तीसरी बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल, तो सीधी बात कर लेते हैं अपन, ऐसे जीव जो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करेंगे वो कहलाएंगे यूरिकोटेलिक। क्या कहलाते हैं वो, यूरिकोटेलिक जंतु कहलाते हैं।
तो यहां पर सीधे परिभाषा पर लिख लेते हैं, ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक जंतु कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण आपको दे देते हैं, ऊपर उदाहरण दिए नहीं है मैंने अभी। तो देखिए इसमें एक उदाहरण तो आप ले लो, सरीसर्प, यानी कि जो जीव रेंग करके चलते हैं, जिनको अपन रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, जिससे सांप है, कछुआ है। दूसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं पक्षी, ठीक है, सरीसर्प हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे, और इसके अलावा कीट भी जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक जंतु होते हैं। तो देखो इनमें क्या होता है कि बनता तो शुरुआत में अमोनिया ही है, लेकिन उस अमोनिया को बाद में किसमें बदल जाता है, किसमें बदल दिया जाता है, यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है, यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। और ये यूरिक अम्ल जो होता है पेस्ट या लेई के समान होता है। किसके समान होता है, पेस्ट या लेई के समान होता है। छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में इसका जीव क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो अब पूरी बात को आपको दोबारा समझा रहा हूं, प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना। देखो हमने कहां से बात स्टार्ट करी, हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन के बारे में। तो हमने आपको ये बताया कि सजीवों के शरीर के अंदर कई सारी उपापचयी क्रियाएं चलती है, और इन उपापचयी क्रियाओं के अंदर क्या होता है कि छोटे पदार्थों को बड़े पदार्थों में बदला जाता है, बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में बदला जाता है। तो इन क्रियाओं के दौरान शरीर के अंदर ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और उन्हीं पदार्थों को क्या बोला जाता, अपशिष्ट पदार्थ बोला जाता। तो हमने क्या बताया कि शरीर में चलने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान कई पदार्थ ऐसे बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बोला जाता है। फिर आगे हमने कहा कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर के लिए हानिकारक है, यदि इनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए तो शरीर में चलने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं ये प्रभावित होने वाली लग जाती है, और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि शरीर की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हमने क्या कहा कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। फिर आगे हमने कहा भाई पाचन की क्रिया के दौरान अपशिष्ट पदार्थ मल या अपचित भोजन बनता है, और इस अपचित भोजन या मल को गुदा या मलद्वार के द्वारा क्या कर दिया जाता, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हमने कहा भाई श्वसन की क्रिया के दौरान अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को श्वसन मार्ग या फेफड़ों के द्वारा क्या कर दिया जाता, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या कहा भाई शरीर के अंदर जब प्रोटीन का अपघटन होता है तो उस दौरान नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर बनते हैं, और उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग से एक तंत्र विद्यमान होता है जिसे अपन बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो देखो हमने क्या कहा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए शरीर में पाए जाने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पाए जाने वाले तंत्र को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। तो हमने उत्सर्जन तंत्र का अर्थ बताया। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई अपने। उसके बाद में हमने कहा कि अलग अलग जीवों के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं,
मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अमोनिया होता है, यूरिया होता है और क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। तो देखो हमने कहा कि अस्थिल मछलियां, उभयचर, जलीय कीट आदि क्या करते हैं? अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे जीव जो अमोनिया का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक जंतु या अमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। इसमें उदाहरण अपन ने दे दिया उभयचर और जलीय मछलियां। तो वास्तव में क्या होता है कि जो अमोनिया होता है ये बहुत ज्यादा विषैली प्रकृति का होता है और इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। तो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को वही बाहर निकालेगा जो जल में रहता है या जिसको जल ठीक प्रकार से उपलब्ध होता है। इसके बाद में अपन ने बात करी यूरिया की। तो यूरिया के लिए अपन ने क्या कहा? भाई स्तनधारी, लवणीय मछलियां आदि जीव जो होते हैं वो यूरिया को नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे जंतु जो यूरिया का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं। यूरियोटेलिक जंतुओं के उदाहरण में क्या है? स्तनधारी है और लवणीय मछलियां हैं। क्या है? स्तनधारी और लवणीय मछलियां हैं। तो मनुष्य भी स्तनधारी है, यानी कि मनुष्य भी कौन सा जीव है? यूरियोटेलिक है। वो यूरिया को नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो देखो इन जीवों में क्या होता है कि वास्तव में इनकी शरीर की कोशिकाएं जब प्रोटीन का अपघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करती है तो प्रोटीन का अपघटन करने पर पहले तो अमोनिया ही बनता है, लेकिन बाद में अमोनिया यकृत में पहुंचाया जाता है और यकृत क्या करता है? उस अमोनिया को यूरिया के अंदर बदल देता है जो अमोनिया से कम विषैला होता है। तो इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि कम जल की आवश्यकता होती है। इस अमोनिया से कम जल की आवश्यकता इसको पड़ती है बाहर निकालने के लिए। ठीक, इसके बाद में अपन ने बात करी यूरिक अम्ल की। तो यूरिक अम्ल के रूप में देखो अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई सरीसृप, रेंग करके चलने वाले जीव जैसे सांप है, पक्षी और कीट जो होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। ये तो यूरियोटेलिक है और ये क्या है? यूरिकोटेलिक जंतु है। तो यूरिकोटेलिक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण में अपन ने दे दिया सरीसृप, पक्षी और कीट। तो देखो इन जीवों में क्या होता है कि अमोनिया ही बनता है, लेकिन उस अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदला जाता है और यूरिक अम्ल जो होता है पेस्ट या गाढ़े लेह के रूप में या गोलिकाओं के रूप में होता है। तो आपने पक्षियों का तो देखा ही होगा वो, तो उसके रूप में क्या कर देते हैं? ये यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालते हैं। यूरिक अम्ल बहुत कम विषैला होता है तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। तो गाढ़े लेह के रूप में ये यूरिक अम्ल जो होता है ये जंतुओं के शरीर से बाहर निकलता है। तो इसी तरीके से आज तो आपका केवल उत्सर्जन का जो इंट्रो हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। अभी उत्सर्जन के ऊपर 2 या 3 वीडियो और आने वाले हैं। एक तो आपका आएगा मानव उत्सर्जन तंत्र, उसकी संरचना। दूसरे वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो अन्य उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 या 3 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। इनको आप नोट कर लेना और याद करना। ठीक है।